स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला सुनाया उसमें खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है ही नहीं। और जब शिवसेना असली एकनाथ शिंदे की है तो फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो भी विधायक निकलकर कहीं भी गए, वो पहले दिन सूरत गए, अगले दिन असम चले गए और उसके बाद वापस मुंबई आए और अगले दिन सरकार बना ली। दरअसल असल शिवसेना वही है। यानी वो सारे सवाल जो शिवसेना और ठाकरे परिवार के साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली की मशक्कत बहुत साफ तौर पर या कहें खुले तौर पर नजर आने लगी कि स्पीकर को किस राह चलना है। स्पीकर चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना सकते थे, लेकिन स्पीकर ने चाहा कि उस चुनाव आयोग को आधार बनाया जाए जिस चुनाव आयोग ने अपने निर्णय में एकनाथ शिंदे को मान्यता दे दी, पार्टी का नाम भी दे दिया और चुनाव चिन्ह भी दे दिया, तो वही आधार बना लिया गया। तो राजनीतिक तौर पर एक नई परिभाषा इस देश के सामने उभर कर आ गई, जिसमें किसी भी राज्य में किसी भी सत्ता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर दो फाड़ होता है तो सवाल 2/3 बहुमत भर का नहीं है, सवाल 2/3 बागियों का नहीं है। सवाल है कि 2/3 बागियों के जरिए पूरी की पूरी पार्टी ही बागियों को ही तौर पर मान्यता दे दे और जो असल शिवसेना थी वह भी परिवार से निकली हुई शिवसेना, तब तो खतरे की घंटी आने वाले वक्त में लालू यादव के लिए भी है। यह खतरे की घंटी तो नीतीश कुमार के लिए भी हो सकती है, यह खतरे की घंटी किसी के लिए भी हो सकती है, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी हो सकती है और आने वाले वक्त में हो सकता है कहीं डीएमके में भी ऐसा दो फाड़ नजर ना आए और एनसीपी का जो दो फाड़ हुआ उसके लिए भी संदेश आज निकलकर साफ तौर पर आ गया कि अब कितने भी हाथ पैर हिलाते रहें लेकिन शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ अजीत पवार को ही मिलेगा। राजनीति की ऐसी मोटी लकीर इससे पहले भारत की राजनीति में कभी खींची नहीं गई होगी, लेकिन आज जब स्पीकर ने बकायदा लाइव प्रसारण के जरिए महाराष्ट्र की विधानसभा जो मुंबई में है उसके सेंट्रल हॉल में बैठकर जब 4:45 में बैठे और उसके बाद 5 बजे के बाद जब उन्होंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया तो एक क्षण के लिए शुरुआत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने खुला अनुरोध और खुले तौर पर मान्यता चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दर्ज उस निर्णय, फैसले और तथ्यों को दी जिसके आश्रय एकनाथ शिंदे को कोई डिगा नहीं सकता है। और शायद यही वो वजह है, अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ध्यान में रखकर ही स्पीकर ने 1200 पन्ने का फैसला तैयार किया। अब सवाल है, एक फैसला चुनाव आयोग का था तो उसके बावजूद भी इतना वक्त क्यों लगते चला गया और मामला खिंचते खिंचते यहां तक क्यों आया, जबकि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उसके बाद स्पीकर को वक्त दिया था। आप बताइए, 3 महीने का वक्त था, फिर 5 महीने का वक्त हुआ और होते होते दिसंबर यानी किसी भी तरीके से 31 दिसंबर तक फैसला आना चाहिए और वह भी फैसला नहीं आया। तब 10 जनवरी तक की तारीख फाइनली निर्धारित की गई, 5 बार वक्त बढ़ाया गया और फैसला चुनाव आयोग को उसके निर्णय को ध्यान में रखकर कहा गया शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, 1999 का संविधान ही असल मान्य है। असल मुद्दा यही है कि असली शिवसेना कौन है। अगर यह बता दें तो फिर विधायकों या सदस्यता जो 16 विधायकों की थी तब उस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि असल शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे की है तो एक झटके में उद्धव ठाकरे के तमाम दिशा निर्देश यानी याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए उस पर गौर करना पड़ेगा। स्पीकर ने एक झटके में सब कुछ खारिज किया और कहा बिल्कुल नहीं, असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, तो याचिकाकर्ताओं की यानी उद्धव ठाकरे की दलील ही स्वीकार करने की क्या जरूरत है। उसके बाद चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखकर जो 1200 पन्ने लिखे गए उसमें एक बेसिक लाइन जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की उसमें जो सब कुछ दर्ज है शिवसेना के फैसले को लेकर, उसी को आधार बताते हुए बहुत साफ तौर पर कहा कि उद्धव का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है और उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर किसी भी सदस्य को हटाने की स्थिति में जब नहीं है तो यहां तो एकनाथ शिंदे का सवाल है, उसको भी वो कैसे हटा सकते हैं। यानी
शिवसेना संविधान में पक्ष प्रमुख का पद ही नहीं है, और पक्ष प्रमुख के तौर पर अगर उद्धव ठाकरे खुद को बताते हैं तो उन्हें वो संविधान दे देना चाहिए था 2018 में जब वो पक्ष प्रमुख हुए थे। तो पक्ष प्रमुख की स्थिति में कभी बाला साहब ठाकरे नहीं आए। बाला साहब ठाकरे का मतलब ही शिवसेना था, इसे आरएसएस भी जानता है, बीजेपी भी जानती है। और गठबंधन जो 30 बरस पहले हुआ था बीजेपी का शिवसेना के साथ, उस वक्त भी बीजेपी के वो तमाम कद्दावर नेता जानते हैं। तो पक्ष प्रमुख के तौर पर कभी भी बाला साहब ठाकरे ने लिखा नहीं। और उसी दौर के संविधान को आधार बनाकर मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे को उस शिवसेना से अलग कर दिया, क्योंकि 2024 के चुनाव में राजनीतिक तौर पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह जिसके पास रहेगा, इस पार्टी का नाम जिसके पास रहेगा, उसी के आसरे बीजेपी को महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति का खेल करना है। तो उस खेल को करने के लिए तो क्या ये 1200 पन्ने बड़ी मशक्कत के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भीतर भी बार बार अटॉर्नी जनरल कहते थे हाँ मैं चला जाऊंगा, दीपावली के बाद तो बिल्कुल फैसला तैयार हो जाएगा। दीपावली के बाद नहीं हुआ तो कहा गया कि किसी भी हालत में यह दिसंबर में तो हो ही जाएगा। फिर नहीं हुआ तो फिर यह बात आते आते तो क्या सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक ये चीजें चल रही है, और राजनीतिक तौर पर यह सियासी तिकड़म आने वाले वक्त में राजनीति किस दिशा में जाएगी उसके संकेत भर हैं। हमें लगता है इन संकेत की परिभाषा से हटकर एक बात आज पहली जरूरत है, क्या राजनीतिक जादूगर के तौर पर मौजूदा दिल्ली की सत्ता ने हर उस संस्थान को खत्म किया जिस संस्थान को संविधान के हिसाब से अपने आप को पहल करनी थी, और स्वायत्त संस्थाएं भी डगमगाने लगी। क्योंकि चुनाव आयोग जब फैसला देने जा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप फैसला मत दीजिए, पहले हमारा फैसला आने दीजिए। और याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की जब छुट्टी ली थी, उसी 10 दिन के भीतर एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 10 दिन के बाद जब वो बैठे तो उनको कहना पड़ा कि हम 10 दिन की छुट्टी के लिए आप सीएम बन बैठे। और ये एक पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि शुरू से लेकर आज तक की परिस्थिति में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बनी हुई है, और बागियों के हाथ में ही पार्टी दे दी गई, और जिस पार्टी से वो निकल कर आए, जो वहां बैठे रह गए, उनको मान्यता ही नहीं, और उनको एक सिरे से अलग अलग धाराओं का जिक्र करते हुए, जिसमें आधार 1999 का शिवसेना का संविधान, और उसी आसरे चल पड़े। क्या दरअसल एक एक पन्ने इसके और खुले उससे पहले आज सुबह सवेरे ही शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत खुले तौर पर कह रहे थे ये दरअसल मैच फिक्सिंग है। और जब इस बात का जिक्र कर रहे थे ये मैच फिक्सिंग है, तो उसके चंद मिनटों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी निकल कर आए, जी नहीं ये मैच फिक्सिंग नहीं है। क्योंकि मैच फिक्सिंग कह रही थी शिवसेना कि दरअसल स्पीकर चले गए सीएम के घर पर, और सीएम कह रहे थे अगर मैच फिक्सिंग होती तो दिन के उजाले में क्यों आते, वो रात के अंधेरे में आते। हमें लगता है सुबह सवेरे ही चीजें अगर सब कोई समझ रहे थे तो ये बात तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय के वक्त भी हर किसी को समझ में आनी चाहिए थी। उस दौर में पहले आपको लिए चलते हैं आज सुबह सवेरे क्या हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद इन पन्नों को और खोला जाए, असर राजनीतिक तौर पर किस दिशा में अब होने वाला है, और दिल्ली ने जो दांव खेला है कहीं यह राजनीतिक तौर पर उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि लोगों के जहन में है और महाराष्ट्र की जमीन दरअसल आंदोलन की जमीन रही है, और महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के समाज के भीतर बड़े बड़े समाज सेवियों ने राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को बदला है। तो क्या यह दांव भी उल्टा पड़ सकता है? महाराष्ट्र की राजनीति क्या कहती है, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए संजय राउत क्या कहते हैं, और उसके जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। इस मामले में सिर्फ मैच फिक्सिंग चल रही है। मुख्यमंत्री दावत चले जाने की बात करते हैं। अगर मुख्यमंत्री का ये फैसला अगर उनके खिलाफ जाता है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनको पता है कि फैसला मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है, मुझे विधानसभा स्पीकर आकर मिलकर फैसला दिखाकर चले गए हैं, इसलिए वो भी दावत चले जा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम है। कहाँ है सब? हाँ, हमारी संविधान है कहाँ उसमें, आप मुझे बताइए। मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते, ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत
वाहन में आ गए और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं, वो घटना बाह्य लोग वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो दोनों की बातों से कई बातें साफ तो हो गई। यानी एक नाथ शिंदे हो या दिल्ली की सत्ता हो, दोनों को पता था कि दरअसल यह निर्णय तो ऐसा ही होना है, तो डगमगाने की जरूरत क्या है। और इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए, उसकी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय, वो दावोस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय 12 तारीख को वो नासिक में रोड शो करेंगे। और इन सब के बीच स्पीकर ने कह ही दिया कि उद्धव का नेतृत्व संवैधानिक नहीं है।